चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जो है हमारी संज्ञा की। ठीक है, यूपीएसआई और एएसआई देख रहे हैं आप, मतलब क्या शानदार एकदम चमकता हुआ यूपीएसआई और एएसआई लगाया है मैंने। कम से कम अब तो आंखें चमक जानी चाहिए, नहीं चमकेंगी तो ऐसे कैसे काम चलेगा। ये देखिए स्क्रीन भी पूरी मान हिला दी एकदम चौचक तरीके से। आइए अब शुरू करते हैं संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद, प्रकार व गुण। बहुत ज्यादा समय बिताना नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, टेक्निकलिटी पे जाना नहीं है। जहां कहीं भी समझ में ना आए वहां पूछ लेना, जल्दी जल्दी से हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है ना, देखो कैसे, किसे कहते हैं, सीधी सी बात है, कम शब्दों में ज्यादा बात। किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और इसमें हमें भाव भी आ जाते हैं हमारे मन के, कोई वस्तु या कोई पदार्थ या कोई मैटर जिसे कह सकते हैं सोना चांदी इत्यादि, ये सारे के सारे संज्ञा में आ जाते हैं। ठीक है, संज्ञा का जो अर्थ है सम धन ज्ञा, सम धन ज्ञा यानी सम्यक या संपूर्ण ज्ञान कराने वाला। जबकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जाएंगे तो क्या मिलता है, नाम। यानी संज्ञा का अगर आप अर्थ निकालते हैं उसे तोड़कर, उसका मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान कराने वाला। और संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है मेरे लाल क्या, वह है किसी का नाम। ठीक है, अब देखो सम्यक ज्ञान कराने वाला संज्ञा की परिभाषा बता चुका हूं। ठीक है, अब देखो आगे की ओर। आगरा एक स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु है तथा सुंदरता एक गुण है। तो एक सेंटेंस देखो, राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इसमें कौन कौन संज्ञा है, राम व्यक्ति, आगरा स्थान, ताजमहल वस्तु, सुंदरता भाव या एक गुण, मैंने बोला था। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं वो आपके किस में आएंगे, वो आपके आएंगे संज्ञा में। ठीक है, यानी एक सेंटेंस में कितनी संज्ञा हो गई, एक सेंटेंस में 4 संज्ञा हो गई। कौन कौन सी, राम, आगरा, ताजमहल और सुंदरता। यहां तक क्लियर है। अब देखिए संज्ञा की परिभाषा थोड़ा सा अब आप और डीपली देख लीजिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। दशा, गुण, इन सबको आगे और समझेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अभी आप इस परिभाषा को मोटे मोटे तौर पर मस्तिष्क में बिठा लीजिए। किसी वस्तु से किसी पदार्थ का भाव ही नहीं, उसके स्वभाव को सूचित करने वाला शब्द भी संज्ञा होता है। जैसे स्वभाव को सूचित करता है, नोट कर कैसे भाई, लड्डू मीठे होते हैं। लड्डू कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। भाई लड्डू एक संज्ञा है, वस्तु है, मीठे होते हैं, ये क्या है, इसका स्वभाव है लड्डू का, है ना। तो ये भी एक संज्ञा होगी। अब सर ये विशेषण क्यों नहीं है, ये आगे के सेंस से विशेषण हो जाएगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए किसी का स्वभाव बताने वाला भी मीठा होता है, या लड्डू मिठास से भरा है ना, लड्डू मिठास युक्त है तो वो संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए जैसे इसमें आया हिमालय, गाय, मिठास इत्यादि, ये सारे के सारे उसके भावों को बता रहे हैं, इसीलिए ये सभी संज्ञा के रूप में आएंगे। चलिए संज्ञा के भेद। सामान्यतः संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन समस्या क्या है, एक चीज समझो कि जो जातिवाचक संज्ञा है इसके जो भेद हैं वो 2 होते हैं। वो आगे कौन कौन से होते हैं उसे हम बताएंगे। पहला संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ध्यान से सुनना, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक, ठीक है, और एक होता है आपका, एक सेकंड रुकिएगा पानी।
और एक होता है समूहवाचक। क्या होता है भाई? समूहवाचक। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पुरानी किताबों में आप देखेंगे तो क्या मिलेगा? 5 भेद मिल जाएंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। लेकिन मॉडर्न हिंदी में, या जहां पर चीजें मॉडर्न की जा चुकी हैं, जहां पर अपडेटेड हो चुका है सब कुछ, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने गए हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब एक एक करके सबको समझते हैं कि ये क्या है और क्यों। ये देखिए, ये प्रयोग के आधार पर। एक चीज और मैं बताना भूल गया था, इसको आप नेवर फॉरगेट, ये नोट कर लेना। एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप 5 में बताइएगा। प्रयोग के आधार पर हैं 3 भेद। कौन कौन से? ये सारे के सारे किस आधार पर हैं? प्रयोग के आधार पर। ठीक है, और जो अगला वाला है द्रव्यवाचक और आपका समूहवाचक, वो अर्थ के आधार पर है। यानी अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हुए? 2। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हुए? 2। ये सारे के सारे अर्थ के आधार पर है। ठीक है, अब एक बात फटाफट सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर दो। ठीक है, मैं जो बोलूंगा आपको साथ साथ उसका उत्तर देते चलना है। क्लास के साथ ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए एक साथ सारे बोलना है। ठीक है, चलो सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट करने देता हूं। मेरे साथ बोलना है सबको, ये ध्यान रखना। नहीं बोलोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कीजिए। यस सर। हाँ जी, ओके सर। हाँ ओके। बहुत जल्दी जल्दी से हम रिवाइज कर लेंगे। उससे क्या होगा, जब क्लास खत्म होगी हमारी तो हमें क्लास के साथ ही चीजें रिवाइज हो जाएंगी, फिर हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये कंपलसरी नहीं चाहते हैं तो नहीं करें। सभी के पास एक एक नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा अनम्यूट करने का। ठीक है, चलिए सभी ने अनम्यूट कर ही दिया होगा मुझे उम्मीद। अब देखिए, एक साथ सबको बोलना है। संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, किसी वस्तु, स्थान, किसी वस्तु, स्थान, भाव, भाव मन के जो भाव होते हैं, या किसी का कोई नेचर है, वो क्या है आपका? संज्ञा है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। लेकिन अगर मैं उसके आधार पर बोलूं, प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, भाववाचक। अब अर्थ के आधार पर कितने भेद हुए? 2। समूहवाचक, द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक किसका भेद है? जाति ही वाचक का ही उपभेद है। यहाँ तक एकदम याद हो गया होगा चीजें। अब आप संज्ञा के भेद नहीं भूलने वाले। अब हम जब आगे का पढ़ लेंगे तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब सारे लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। म्यूट करने से हाँ, अब म्यूट कर लीजिए। जब हम दोबारा से खोलेंगे प्रश्नों का तब आप खोल लीजिएगा। ठीक है, म्यूट कर लीजिए सारे के लोग। अब फटाफट आ जाओ, एक एक करके इसको रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें कुछ भी नहीं है बहुत ज्यादा समझने वाला, ना कंफ्यूज होने वाली बात है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो ये नाम, स्थान, ठीक है, और
किसी विशेष व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति हो, इंपॉर्टेंट पर्सन हो, उसकी बात, विशेष व्यक्ति, ठीक है, उसका बोध कराएगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, दिनेश, राजेश, मोहन, कमल, जयपुर, ताजमहल, चेतक, गंगा, हिमालय इत्यादि। नोट करने वाली बात क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष बोध कराती है, सामान्य का नहीं, ये ध्यान रखना। ये विशेष का ही बोध कराएगी, सामान्य चीजों का बोध नहीं कराएगी। जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सेंटेंस और क्लियर होगा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी के नाम का बोध कराएगी, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। माइक को म्यूट कर लो भाई, जिसका माइक अनम्यूट रह गया है, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन है उनके बारे में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध कराती है, ठीक है। चलो, जैसे स्त्री पुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, खाड़ी एवं झीलों के नाम, महाद्वीपों के नाम। इसमें जो कंफ्यूजन होता है आपको, वो खाड़ी और द्वीपों के नाम को लेकर होता है, इसीलिए आप लोग खाड़ी एवं झीलों के जो नाम हैं वो नोट कर लेना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। इसको कंफ्यूज होने वाली आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है इसमें ऐतिहासिक दरवाजे, दुर्ग, किले, भाषाओं के नाम, उपाधि, पुरस्कार, सरकारी योजनाओं के नाम, खेलों के नाम, जिले, तहसील, गांव के नाम, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हैं, ठीक है ना। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका। यानी क्या क्या हो गया भाई, इसमें व्यक्ति का नाम हो गया, भाव का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, जिले का नाम हो गया, ऐतिहासिक दरवाजा, देवी देवता, नदी, खाड़ी, पर्वत, वन, जंगल, सब कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। भाषाओं के नाम भाववाचक संज्ञा नहीं है, कुछ लोग भाववाचक संज्ञा मान लेते हैं, ये भी नोट कर लो। भाववाचक संज्ञा नहीं है भाषाओं के नाम भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप ये मत समझना व्यक्तिवाचक संज्ञा के सारे एग्जाम्पल वो होंगे जो हमसे बात कर सकते हैं, हमारे सामने चलकर आएगा, हमसे बात करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति ही होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो, पठार के नाम, दिशाओं के नाम, जितने भी ये नाम आएंगे ना, त्योहारों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होंगे। ये सब कुछ मैंने पीडीएफ में मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है, पेन कहां गया मेरा, राम स्कूल जाता है, सीमा होगा, सीमा नहीं होगा, सीमा खेल रही है, रामू पढ़ रहा है, गोविंद जा रहा है, श्याम ने खाना खा लिया। ये सारे के सारे नाम हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, आया ना। कोई डाउट हो तो बोल सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं जरा आगे की ओर। गुड, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब है क्या, ये ना किसी वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। जाति का मतलब क्या होता है भाई, जैसे हमने कहा किसी व्यक्ति की जाति ठाकुर है, तो वो एक समूह ही तो है। ठाकुर जाति है, जो खानदान है, जो कुल है ठाकुरों का, उसी कुल के ही तो लोग हैं। किसी की जाति भाई मान लीजिए कश्यप है, कोई वर्मा है, कोई चौधरी है, कोई चौहान है, कोई जाति से उसके सामाजिक समूह का बोध होता है, कोई ब्राह्मण है तो उसके साथ सामूहिक समूह का बोध हो रहा है। तो ऐसे याद रखना, जातिवाचक संज्ञा जो है एक समूह को रिप्रेजेंट करेगी। किसको करेगी? एक समूह को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे जहां पर देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम होता था, किसी एक स्थान का नाम होता था, किसी नदी का नाम, किसी नाले का नाम, किसी खाड़ी का नाम, किसी एक का। और जातिवाचक में क्या होगा, ये समूह में चला जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं लड़कियां,
लड़कियां, लड़के, गधे, नहीं लड़कों को मैंने गधा नहीं बोला, चिंता मत करो, लड़कियां, लड़के, गधे, विद्यार्थी, पुलिस, पुलिस को भी रहने दो, पुलिस का भी एग्जाम्पल वो थोड़ा डाउटफुल है और उसके बात करेंगे पुलिस वाले से, ठीक है। और मैं कहूंगा मास्टर जी, अध्यापक, मूर्ख, नहीं भाई अध्यापक को मैंने मूर्ख नहीं बोला, मूर्ख अलग बोला मैंने, मूर्ख, ये सारे के सारे जो हैं वो, अच्छा एक बात तो है, जब बच्चा ज्यादा पढ़ जाता है ना तो मास्टर को मूर्ख समझने लगता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, समझने लगता है कि यार तू बड़ा आया, बाहर मिलियो जरा एक बार, देखेंगे चाय की टपरी पे। तो अध्यापक, लड़कियां, लड़के, गधा, विद्यार्थी। अच्छा गधा क्या है? व्यंग्य से अलग गधा क्या है? एक पशु है, पशु है नहीं पशु। अगर मैं बोलूंगा गधा, अगर मैं सेंटेंस बोला हूं वह गधा घूम रहा है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ध्यान सुनना यार, क्या गधे वाला काम कर रहे हो, यहां पर भाववाचक संज्ञा है, माफ कीजिए जातिवाचक संज्ञा है। मैंने सेंटेंस बोला कि वहां पर गधे घूम रहे हैं या गधा घूम रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और मैंने बोला कि क्या यार गधों वाला काम कर रहे हो, जो गधों वाला काम है वो उसकी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसी एक गधे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब याद रखना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम होंगे, स्थान का नाम होगा, समुद्र का नाम होगा, महाद्वीप का नाम होगा, गुड़ का नाम हो सकता है, लेकिन वो सारे के सारे सिंगल पीस में चलेंगे। जातिवाचक में सारे के सारे समूह को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी आप किसी को संबोधित करेंगे तो पूरा समूह आएगा, है ना। जैसे आपने 4-5 लड़कियां खड़ी है, लड़कियों इधर आओ, ए लड़कों इधर आओ, बोलते हैं ना, बोलते हैं, तो वहां आप पूरे समूह को या पूरे समुच्चय को संबोधित करेंगे, वो होगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलो जैसे भीड़ है, अब उसमें क्या था, शहर का नाम क्या था भाई, उसमें शहर का नाम था, उसमें शहर का नाम था, जयपुर था, बरेली था, आगरा था। अब इसमें क्या है, पर्टिकुलर उसको समूह में ले लिया, जैसे पशु पक्षी, फूल फल, नगर, शहर, जिला, गांव, ये सारे आप पर्टिकुलर किसी का नाम ले रहे हो नहीं, आपने उस समूह में से एक को उठा लिया। फल फूल, भाई कौन सा फल कौन सा फूल, कौन सा पशु कौन सा पक्षी, कौन सा नगर कौन सा शहर, कौन सा गांव कौन सा परिवार, यानी आपने पूरा का पूरा एक समूह को उठा के रख दिया, बन गई आपकी जातिवाचक संज्ञा। यदि मैं किसी नगर का नाम ले रहा हूं तो क्या बन जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि मैं किसी फल का नाम ले रहा हूं तो बन जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि मैं केवल फल बोल रहा हूं तो बनेगी जातिवाचक संज्ञा। मैंने इतने एग्जाम्पल दे दिए, मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। कुछ बढ़िया। अब एग्जाम्पल देखो, पशु पक्षियों के नाम, पेड़ों के नाम, दैनिक उपयोग की वस्तु, प्राकृतिक आपदा के नाम, आंधी तूफान। भाई किसी तूफान का पर्टिकुलर नाम मैंने ले दिया, जैसे मान लीजिए कुछ दिन पहले तितली तूफान आया था लास्ट ईयर, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक सब हो जाएगा। मैंने बोला उड़ीसा के तट पर तितली नामक तूफान ने तबाही मचाई। सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला कि उड़ीसा के तट पर तितली नामक तूफान ने तबाही मचाई, और दूसरा सेंटेंस है बंगाल के तट पर तूफान ने तबाही मचाई। तो जो पहला सेंटेंस है जिसमें तितली नामक तूफान बोल रहा हूं, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और जहां मैंने बोला बंगाल के तट पर तूफान ने तबाही मचाई, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि तूफान अपने आप में एक जाति है।
अब उसमें तितली ले लो, टॉर्नेडो ले लो, तमाम जो अलग अलग नाम है उसके, वहां पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आया ना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लो। अंगों के नाम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं मेरे लाल। शरीर के अंगों के नाम, सामाजिक संबंधों के नाम, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, पदों के नाम, मंत्री, प्रोफेसर, ये आप बहुत से लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा ले लेते हैं, ये ऐसा मत करना, ये जातिवाचक संज्ञा ही होते हैं। क्योंकि भाई मैंने बोला कि रमेश सिंह मंत्री हैं, तो रमेश सिंह तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन मंत्री जो है वो केवल ऐसा ही थोड़ी भारत में केवल रमेश सिंह ही मंत्री होंगे, कोई और भी तो मंत्री हो सकते हैं। चौधरी जी मंत्री हो गए, विकास मंत्री हो गए, हाँ या ना। तो कोई भी मैं नाम जो ले रहा हूं, तो मंत्री एक पद है, वो कई लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसीलिए वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। संपूर्ण वर्ग या जाति का नाम तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा ही, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उम्मीद है वो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम कहां भागे जा रहे हैं। चलो अब एक इंपॉर्टेंट जो चीज नोट करनी है वो सभी लोग नोट मत करना, बस अभी को याद रख लेना, क्योंकि मैं इसमें मेंशन कर चुका हूं। तुलनात्मक प्रयोग करने के लिए जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है और वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गायों का स्वामी जातिवाचक है, तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। समझ में आया? नहीं आया? बताते हैं एक एग्जाम्पल, इसका दूसरा देते हैं। मैंने बोला कि लंबे उदर वाला, लंबे उदर वाला यानी बड़ा पेट वाला। भाई किसी के घर में, किसी के आसपास बहुत से लंबोदर घूमते हैं, भाई इतना उन्होंने खा खा के इकट्ठा कर लिया है, भाई हो तो बुरा मत मानना, और बुरा मान लोगे तो मेरा क्या उखाड़ लोगे, है ना। मैं तो तुमसे दूरी बैठा हूं, ये थोड़ी घेर लोगे मेरे लिए, मेरा तो एड्रेस भी नहीं पता। तो फिलहाल लंबे उदर वाले हमारे आसपास है, किसी ना किसी के चारों ओर होंगे, है ना। तो लंबे उदर वाले ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला लंबे उदर वाला अर्थात कौन, भगवान गणेश, ये क्या हो गई भाई, ये आपकी हो गई, ये आपकी हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। यानी जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक में बहुत स्पष्ट सा अंतर है। जातिवाचक किसी एक प्रकार के समूह के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा और व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को करेगा। ठीक है, फिर से मैं लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आप बहुत भ्रष्टाचारी हैं, ठीक है, या आप बहुत भ्रष्ट लड़के हैं, तो इसमें क्या है, भ्रष्ट लड़के में अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और भ्रष्ट होना ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। बहुब्रीहि समास के उदाहरण जितने भी वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जैसे लंबा है उधर जिनका अर्थात भगवान गणेश। ठीक है, तो जितने भी बहुब्रीहि एग्जाम्पल है वो सारे के सारे जातिवाचक में आते हैं। चलो अब अगला देख लो फटाफट। समूहवाचक या समुदायवाचक, ये जातिवाचक का ही उपभेद है। समूहवाचक देख लो कैसा है भाई, जिसने समूह का बोध हो, समुदाय का बोध हो। पुलिस है, संघ है, सेना है, झुंड है, परिवार है, गुलदस्ता है, भीड़ है, आयोग है, कुंज है, आगार है इत्यादि, ये सारे के सारे समूहवाचक हैं जो किसी एक जाति के हैं और समूह है उनका। वहां पर आप कहेंगे कि वहां समूहवाचक संज्ञा है जो जातिवाचक संज्ञा का ही उपभेद है, जो है जैसे पुलिस है। पुलिस का मतलब क्या हुआ, ढेर सारे लोग होंगे, कोई एक तो होगी नहीं पुलिस, उसमें ढेर सारे लोग होंगे, और उसमें जब पुलिस होगी तो पुलिस में जितने भी लोग होंगे उन सबका नेचर एक ही होगा, वो एक नियम के अनुसार चलेंगे, वो एक वर्दी पहनेंगे, है ना, और एक ही प्रकार के कानूनों का पालन करेंगे। सेना ले लो, झुंड ले लो, परिवार ले लो, परिवार में हर परिवार के अपने नियम होते हैं। ठीक है, गुलदस्ता ले लो, दरबार ले लो, ये सारे के सारे एक नियम से बंधे हुए होंगे, एक प्रकार के लोग होंगे, लेकिन इसमें आप पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? चलिए, समूहवाचक संज्ञा, भाई प्राणियों का जो समूह होता है, जो सजीव होता है, वहां पर समूहवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे दल, गिरोह,
झुंड, परिवार, ये सारे मैं एग्जाम्पल बता चुका हूं। ठीक है, अब सुनो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब है कि जिन चीजों को मापने के लिए आपको उसकी इकाई की आवश्यकता होती है, बस इतनी पहचान है। जैसे जिस चीज को नापने के लिए आपको उसके लीटर की, मीटर की, किलोग्राम की, डेकाग्राम की, हेक्टोमीटर की, लंबाई की, चौड़ाई की, किसी ना किसी विमा की आवश्यकता होती है जिसे आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे लोहा है, 1 किलो में सोना, किलो में लोहा तोला जा सकता है। सोना है, तोला में तोला जाता है ना। सोना किलो में भी तोला जा सकता है। चांदी है, तेल है, घी है, पानी है, चीनी है, अन्न है, ये सभी किसी ना किसी मात्रा में तोले जा सकते हैं, नापे जा सकते हैं, बांटे जा सकते हैं। इसीलिए जो भी पदार्थ किसी मात्रा में जिनका मापन किया जा सकता है वे सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, जिनका मापन किया जा सके, मापन किया जा सके, बस ये ट्रिक है इसको याद रखने की। जिनका मापन किया जा सके वो सारे के सारे द्रव्यवाचक। ठीक है, अब भाई जिनको नाप नहीं सकते, जिनको माप नहीं सकते, वो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगी। इसको लेकर कंफ्यूज मत होना। भाई छाछ है, लीटर में आएगा, दूध लीटर में आ सकता है, दही किलो में मिलता है, कहीं लीटर में मिलता है। मिलता तो माप, कोई उसकी क्वांटिटी तो होती है ना मापने की, एक निश्चित, है ना। तो जिनको आप माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब देखो, भाववाचक संज्ञा क्या है। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, गुण दोष होना चाहिए, कोई अवस्था है, व्यापार, अमूर्त भाव, अमूर्त, इसमें ये गलत लिखा है, अमूर्त भाव होगा, अमूर्त भाव। अमूर्त भाव का मतलब जो स्पष्ट ना हो, जो घूम करके कोई बात कहे, उस अमूर्त भाव कहता है। अमूर्त निबंध, अमूर्त जो है एक प्रकार के निबंधों का प्रकार है, इसको अभी रहने दीजिए, फिर इस पे बात करेंगे। तथा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल और कराते हैं अभी। ज्यादा खाना खाने से आलस आता है, ये जो आलस दिख रहा है, ज्यादा दौड़ने से थकान आती है, कम सोने से सर दर्द करता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा में मन के भाव आएंगे, जो चीज आप फील कर सकते हो, वही तो भाव होते हैं, वही भाववाचक संज्ञा है। इसी शब्द को, हिंदी की सबसे सरल बात है क्या, हिंदी सरल क्यों है? हिंदी को अगर आप तोड़ के देखोगे तो अधिकांश बार वो तोड़कर कुछ ना कुछ बता देगी कि भाई इसका मतलब क्या है ना। और अन्य सब्जेक्टों में ऐसा नहीं है, तोड़ने से जल्दी कुछ नहीं मिलता, ये टूटकर अपना अर्थ खुद बता देती है। भाववाचक संज्ञा, मन के भाव आए वही इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा किस किस से बनाई जा सकती है? जातिवाचक संज्ञा से बनाई जा सकती है, सर्वनाम से बनाई जा सकती है, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से। कैसे, देख लो। जातिवाचक संज्ञा, शिशु, शैशव या शिशुता, विद्वान, विद्युता, मित्र, मित्रता, पुरुष, पुरुषत्व, सती, सतीत्व, लड़का, लड़कपन, बच्चा, बचपन, इंसान, इंसानियत, दानव, दानवता, बूढ़ा, बुढ़ापा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के एग्जाम्पल लिए हैं, तो क्वेश्चन आएगा कि बच्चा का भाववाचक संज्ञा का रूप होगा, तो क्या बताओगे भाई? बचपन। इंसान का भाववाचक रूप क्या होगा? इंसानियत। दानव का भाववाचक रूप क्या होगा? दानवता। ठीक है, सर्वनाम से मम, मम यानी अपना, और इसका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा ममता,
तो ममता, स्व, स्व माना अपना, स्वत्व अपनापन, आप आपा, सर्व सर्वस्व, निज निजत्व, अपना अपनापन, यानी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण ये रहा। तो इसके हर किसी के आपने दो दो एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं भाई? दो दो एग्जाम्पल याद कर लेने हैं, हर किसी के दो दो एग्जाम्पल, बस इतना ही, ज्यादा नहीं करना। उतने में ही आपका काम हो जाएगा, उतने में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक, चलो। विशेषण, भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाओगे? कठोर, कठोरता, विधवा, वैधव्य, चालाक, चालाकी, शिष्ट, शिष्टता, नम्र, नम्रता, मोटा, मोटापा, मीठा, मिठास, सरल, सरलता, चतुर, चतुराई, सहायक, सहायता। तो इसमें से भी आपने दो दो एग्जाम्पल नोट कर लेने हैं और बस वही मस्तिष्क में बिठाने हैं कि जब कभी पेपर में आएगा आप एलिमिनेट करके उसका आंसर निकाल दो। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब क्रिया से कैसे बनेगा? सुनना, सुनवाई, गिरना, गिरावट, कमाना, कमाई। बता दीजिए जी सर, एक बार विशेष बता दीजिए। विशेषण वाले नेटवर्क बन गया। विशेष वाला, ओके ओके, मैं समझा देता हूं आपसे। विशेषण समझ लो एक बार फिर से। जैसे मीठा है, चतुर है, चतुराई। जैसे मैंने बोला कि घोड़ा तेज दौड़ता है, इसे छोड़ो ना और सरल इतने। राम एक अच्छा लड़का है, इसका क्या बनेगा? अच्छाई। क्या बनेगा इसका? सच्चा, वह बहुत सच्चा व्यक्ति है, आपने उसकी विशेषता बताई और इसका क्या बन जाएगा भाववाचक रूप? सच्चाई। अब समझ में आया? कोई डाउट? यस सर। वेरी गुड। नो सर। सहायक, सहायता। तो आपने विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। प्रश्न यही आएगा कि अच्छा विशेषण का भाववाचक संज्ञा का रूप है। अच्छाई दे देंगे, कोई जो 4-5 विकल्प बना के दे देंगे, आप उनमें से अच्छाई को चूज कर लेंगे। अभी प्रैक्टिस करेंगे ना तो और समझ में आ जाएगा। क्रिया से मैं बता चुका था। अव्यय से समझ लो, दूर, दूरी, ऊपर, ऊपरी, धिक्, धिक्कार, शीघ्र, शीघ्रता, मना, मनाही, निकट, निकटता, कितने नीच आदमी हो यार, बोलते ना बोलते हैं। तो नीच का नीचाई, ढीठ का ढिठाई, समीप का सामीप्य। ठीक है ना? तो ये वो अव्यय है। अव्यय का मतलब वो होता है जो सेंटेंस से निकाल दिए जाएं या जोड़ दिए जाएं, सेंटेंस के पे बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता। अव्यय कराएंगे बाद में, ये अलग टॉपिक है अपने आप में, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कुछ एक दो नियम समझ लो जल्दी से। जैसे ये नियम तो पहले बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मैं बता प्रेजेंट, अभी आपको समझ में आ जाएगा, केवल वही नियम याद रखना। सीता हमारे घर की लक्ष्मी है। ठीक है, सीता जो है हमारे घर की लक्ष्मी है। अब इसमें तो ध्यान रखना व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई बिना डाउट के। लक्ष्मी क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी? नहीं, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। लक्ष्मी का होना यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो ये बताना चाह रहा है कि लक्ष्मी, सीता हमारे घर की लक्ष्मी क्यों है? क्योंकि उसके आने से सब कुछ शुभ हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसीलिए सीता हमारे घर की लक्ष्मी है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है ना? यानी कोई और व्यक्ति भी होगा, जैसे मान लो मैं एक्स व्यक्ति है जो बांग्लादेश का शेक्सपियर हो सकता है, वाई व्यक्ति है जो पाकिस्तान का शेक्सपियर हो सकता है, और जेड व्यक्ति है वो श्रीलंका का शेक्सपियर हो सकता है। हाँ या ना? यानी शेक्सपियर यहाँ पर जो है एक जातिवाचक संज्ञा का रूप है। जब कोई भी भाव, कोई जब किसी का कोई नाम एक बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करे
क्वालिटी के रूप में आ जाए तो आप वहां कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाएगी। इसे लेकर कंफ्यूज मत होना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखें, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, रूढ़ शब्द मैंने कल पढ़ाए थे, जिनको तोड़कर आप उनका अर्थ नहीं निकाल सकते, जिनके पीछे कोई तर्क नहीं होता, जिनके पीछे कोई नियम नहीं लगते, तो जब कोई संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे गांधी, गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आप गांधी, एक बात समझो जरा, एक बात समझना, गांधी जो है एक जाति ही तो है, बनिया जाति जो है वो गांधी सरनेम लगाती है। आप गुजरात में जाइए, तमाम गांधी मिल जाएंगे आपको। लेकिन अब आपने गांधी शब्द जहां सुनेंगे तो आपके जो माइंड में इमेज आएगी वो बापू की आएगी। क्या ललित मोदी नहीं थे, क्या नीरव मोदी नहीं थे? लेकिन अगर आपसे मोदी जी कहा जाएगा तो आपके मस्तिष्क में प्रधानमंत्री की ही इमेज आएगी। क्या योगी जी कोई और योगी नहीं है? तमाम योगी हैं भारत में, तो हर कदम पर योगी मिल जाएंगे। लेकिन योगी जी के नाम से आपके मस्तिष्क में केवल योगी आदित्यनाथ की ही इमेज आएगी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा नहीं रहती। समझ में आया नहीं आया? इस नियम को समझ लो कि जब कोई व्यक्ति जातिवाचक शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाता है, यानी उसी व्यक्ति के नाम से फेमस हो जाता है, तो वहां पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कार्य करने लगता है। भाववाचक संज्ञा और विशेषण हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कि इनको बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है तो वहां जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था, भाई मूर्खता एक भाव है, वह एक मूर्ख व्यक्ति है, और जब इसको आप बहुवचन में यूज करेंगे, मूर्खों से यार क्या बहस करनी, तो वहां पर ये क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना, मूर्खता एक भाव है, इसको आपने बहुवचन में यूज कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा। तो भाई पूरे मूर्खों से क्या बात करना, एक समूह को रिप्रेजेंट करने लगा ना। तो ये इस चीज को मैं बार बार जो कह रहा हूं, जातिवाचक संज्ञा तभी एलिमिनेट कर पाओगे जब आप ये समझ जाओ कि एक समूह को रिप्रेजेंट करता हुआ कोई शब्द है, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। और उससे अलग एक भी सेंटेंस कहीं बाहर नहीं मिला आपको, हर बार आपको यही सेंटेंस मिला होगा, वो अप्लाई हो रहा है कि जब कोई एक संज्ञा का रूप पूरे किसी एक बड़े समूह को संबोधित करेगा तो वहां पर आप कहेंगे भाववाचक, सॉरी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए देखो भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप सदैव एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन ना बनाया जा सके, और बहुवचन बना दोगे तो क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मूर्ख का मूर्खों, मूर्खता का मूर्खों। ऐसी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, इसे एक वचन में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर एक वचन में करोगे तो क्या बन जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान से सुनना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का सदैव प्रयोग एक वचन में होगा, और अगर आपने बहुवचन में किया तो जातिवाचक बन जाएगी। और जातिवाचक का सदैव प्रयोग किया जाता है, वो एक वचन में किया, वो बहुवचन में किया जाता है, और यदि आपने उसका एक वचन में प्रयोग किया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। वही अंतर है, व्यक्तिवाचक एक वचन है और जातिवाचक बहुवचन है। अगर आप किसी को उल्टा कर देंगे तो वो उसका पहले वाला रूप बन जाएगी। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछ लो फटाफट, फिर बढ़े आगे, जल्दी से बोलो। जल्दी से बताइए, कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो मैं फटाफट क्वेश्चन कराऊं। नरेश कुमार जी का मुझे उत्तर मिला। नींद तो नहीं आ गई एक आध को? सो तो नहीं गए? चलिए अब कराते हैं क्वेश्चंस।
निम्न में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? लोहा, लड़की, शैशव, पुस्तक। उत्तर देना है जल्दी से सभी को, समय ना गवाना है। एक उत्तर आया अभी तक मेरे पास। निम्न में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, दिव्यांका त्रिपाठी, पारुल वर्मा, विधि मिश्रा। ए लोहा। भाई लोहा तो एक द्रव्यवाचक संज्ञा होगी या नहीं होगी? आया ना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? सभी शब्द, ध्यान से देख लो। और ये तो पेपर आउट हो गया, इसका उत्तर तो जल्दी से दिख गया था। चलो अगला बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, कुंज में कौन सी संज्ञा है? कुंज। पारुल वर्मा, अजय कुमार। इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने। बस थक गए? दिव्यांका त्रिपाठी। चलो इसका सही उत्तर है डी, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? किसमें भाई जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जल्दी से बताओ। किसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है? उत्तर जल्दी दिया करो भाई, इतने में तो मुझे लग रहा है कि यूपीएससी का एग्जाम भी हो जाएगा। नरेश कुमार, पारुल वर्मा। खाना वाना नहीं खाया क्या? मम्मी भी खाना वाना नहीं खिला रही क्या आप लोगों को? बताइए यार, जुलूम कर रखा है। दिव्यांका त्रिपाठी जी का उत्तर आ गया। ऐसे काम नहीं चलने वाला। विभास कुमार का आया। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो इसका सही उत्तर है सी, हिमालय। हिमालय जाति थोड़ी है। पंखा, पर्वत, गाय, ये सभी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समूह को। और हिमालय जो है एक पर्वत है। हिमालय कितने हैं भाई? कितने हिमालय हैं आपके आसपास? भाई ऐसा तो नहीं था कहोगे भाई हिमालय हमारे नाले में पड़ा था सर, पिघल गया सारा। कौन कौन ये कह रहा है कि अरे सर कल आंधी आई थी तो उसमें हिमालय उड़ गया? ऐसा थोड़ी होगा, हिमालय तो एक ही है ना। तो जब मैंने कहा था जब एक ही होगा तो वहां पर आप क्या कहेंगे भाई? वहां पर आप व्यक्तिवाचक संज्ञा मानेंगे। ठीक गुरुजी। चलिए अगला प्रश्न। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है। फूलों में श्रेष्ठ है। रेखांकित पद में संज्ञा निकालनी है। इसमें अंडरलाइन क्या है? फूल। फूलों में श्रेष्ठ है भाई, इसका निकालो जरा फटाफट जल्दी से उत्तर। पुष्पे सुचंपा नगरी सुपंची। गुलाम में क्या होगी फिर? गुड पारुल, बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा इसका?
बी जातिवाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा लगा ये देखकर कि आप लोगों को चीजें समझ में आने लगी हैं, है ना। तो उम्मीद है कि आपकी क्लास आपको रोचक लगी होगी। मिलते हैं अब अगले सेशन में इसके